हेलो दोस्तों, पिछले 4 वीडियो में हम लोग 1000 प्लस क्वेश्चन को कवर किया और आप लोगों ने इस लूसेंट सीरीज को अपार सफलता के लिए हमें सपोर्ट किया। इसके लिए आपको दिल से आभार। लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का अगर आप पूरा वीडियो कर लेते हैं, पूरा पार्ट इसको देख लेते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि भारत का कोई भी एग्ज़ाम रहे आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और नौकरी आपकी मुट्ठी में होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना? तो महमूद गजनवी। गजनी गजनी है ना, जो अफ़गानिस्तान में लगभग एक छोटा सा शहर, लगभग 2 लाख जनसंख्या का एक शहर है गजनी, अफ़गानिस्तान में। एक खलीफा जो होता है ना, जो मोहम्मद साहब के जो मृत्यु हो गया तो उसके बाद इस्लाम के प्रमुख जो होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। इस्लाम अभी वर्तमान में भी इस्लामिक मान्यता के अनुसार खलीफा जनता का प्रतिनिधि या सेवक होता है, खलीफा। चलिए तो आगे चलते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन में। महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जब किया था 1525-26 में, जो गुजरात वाला सोमनाथ मंदिर पे, ये सबसे प्रमुख रहा इसके लिए। और अपार धन, बहुत सारा धन यहाँ से प्राप्त किया, और ताकि इसे जो मिडिल ईस्ट था वहाँ अपना बहुत बड़ा साम्राज्य को स्थापित कर सके महमूद गजनवी। इसके लिए सोमनाथ मंदिर को लूटना चाहता था। बहुत धनवान मंदिर था ये पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया, ये मतलब ऑप्शन में भी यहाँ पे मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था, इसके लिए धन चाहिए था महमूद गजनवी को। इसके लिए सोमनाथ मंदिर को ये लूटा था 1525-26 में। नेक्स्ट बढ़ते हम लोग आगे। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की था? किताबुल हिंद की रचना किया था। किताबुल हिंद किसका? तो अल-बरूनी की रचना है। दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था? तो फारसी था। आगे, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली सुल्तान कौन सा था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये चौगान मतलब जो पोलो होता है ना, वही खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसकी मृत्यु हो गया था घोड़ा से गिर के, क्योंकि घोड़ा पर चढ़ के ही पोलो खेला जाता था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुबत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली के पास, जो कुतुब मीनार है उसके पास ही में स्थित है कुबत उल इस्लाम मस्जिद। ये कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ? तो तराइन की पहली लड़ाई हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे और इसको जान वक्त दिए थे मोहम्मद गौरी का। और अगला बार फिर जब आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान को ये बंदी बना लिया था 1192 में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। और दिल्ली के साथ पहली महिला शासक यही थी, रजिया सुल्तान। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था। जितना भी भारत में विजित प्रदेश था सबको देखभाल के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया था मोहम्मद गौरी, और बाकी धन लेके चला गया था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। मंगोल आए थे मंगोलिया से। मंगोलिया जो है ऊपर रसिया हो गया, इधर चाइना हो गया, ये दोनों के बीच में एक लैंड लॉक कंट्री है मंगोलिया। तो यहीं से आया था, मंगोल लोग आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा भारत पे। नेक्स्ट, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। तराइन के प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें क्या हुआ 1191 वाला में, उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान से, लेकिन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे
इसे जॉन बक्स दिए थे, यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। नेक्स्ट आय कह रहा है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, संकेतित मुद्रा प्रचलित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को इन्हें कहा है विरोधों का मिश्रण। लोधी वंश का अंतिम शासक? तो इब्राहिम लोधी। इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि है जो विद्वान या धार्मिक व्यक्ति होते थे उन्हें दिया जाता था इनाम भूमि। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका यही थी, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने में का प्रयास किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? तो महमूद गजनबी। तुर्क आक्रमण पूछेगा कि तुर्क आक्रमणकारी कौन था जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी। दिल्ली में से कौन अपने बुतसिकन मतलब मूर्ति को तोड़ने वाला, इसको कहा जाता है मूर्ति भंजक, कहता था, खुद को कहता था कि हम मूर्ति तोड़ने वाले हैं, मतलब मूर्ति भंजक हैं, ये महमूद गजनबी कहता था। ये अपने धर्म से प्यार और दूसरा के धर्म से, जो दूसरे धर्म से, उसे नफरत करता था और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी रक्त बहाए थे ये भारत में। महमूद गजनबी ने कौन से उपाधि धारण किए? तो यामीन उल दौला मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ, और मुसलमानों का संरक्षक मतलब अमीन उल मिल्लत। यामीन उल दौला अमीन उल मिल्लत मतलब साम्राज्य का दाहिना हाथ और एक मुसलमानों का संरक्षक खुद को कहता था महमूद गजनबी। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज के विरुद्ध किया था? तो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था, सबसे ज़्यादा आक्रमण किया था, मतलब क्योंकि अपने धर्म को प्रचार के लिए हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही राज्यों को लूटता था। हिंदू शाही राज की राजधानी कहाँ थी? तो उदभांडपुर, ओहिंद और वहिंद। महमूद गजनबी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो जाट के विरुद्ध हुआ। हिंदू शाही राज का वह कौन सा शासक था जो तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्वालिनवश आत्मदाह कर लिया, मतलब गिलानी स्वरूप आत्मदाह कर लिया था ये जयपाल, बार बार तुर्क लोग आक्रमण करता था इसके चलते। नेक्स्ट, महमूद गजनी किस वंश का था? तो यामिनी वंश का था गजनी। महमूद गजनबी ऐसे है इसका पूरा नाम। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शामिल कौन था जैसे समझिए, तो किताबुल हिंद को लिखने वाला अलबरूनी, तारिक ए यामिनी को लिखने वाला उलवी और तारिक ए सुबुतगीन के लिखने वाला वैहाकी, ये था जो महमूद गजनबी के साथ आया था, मतलब कि अलबरूनी, उलवी और वैहाकी। और शहनामा के लेखक जो फिरदौसी हैं ये नहीं, शहनामा के लेखक जो फिरदौसी हैं ये नहीं थे, इनके साथ नहीं आए थे। महमूद गजनबी के आक्रमण के परिणाम से कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो लाहौर। निम्नलिखित में से किसने ढोल के तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला देने के दृश्यों को भयानक चित्रण किया है? तो इब्न बतूता ने किया है ये चित्रण, बहुत भयानक दृश्य ये कह रहा है, ये खुद अपने ये पेंटिंग में। नेक्स्ट, भारत में मुस्लिम राज का स्थापना? तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है कि मुस्लिम राज का संस्थापक भारत में ही है, मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? तो इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने चलाया। लाख बख्श के नाम से जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान को 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा किया। आगे कह रहे निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला सुल्तान तुगलक सुल्तान कौन था? दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो कल्लर।
पंजाब में हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया था कल्लर। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तब बहलोल लोदी का यह संदर्भ है। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनबी। अब सुमिलित करना है यहाँ पे, तो सुमिलित करेंगे हम लोग। चलिए मिलावेंगे, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो चलिए, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत, मलिक काफूर तो ये 10,000 दिनारी वाला, और अलाउद्दीन खिलजी तो नियंत्रित दाम व राशन की दुकान, नियंत्रित दाम व राशन की शुरुआत किया था ये। अच्छा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो ये हो जाएगा दास राजवंश उखाड़ फेंका था। जलालुद्दीन जब फिरोज खिलजी था वो दास राजवंश को उखाड़ फेंका था। फिर से निजामुद्दीन औलिया हो गया सूफी संत, मलिक काफूर तो 1000 दिनारी कहा जाता था इसको, मलिक काफूर को। अच्छा, और ये मलिक काफूर थर्ड जेंडर था ये। अलाउद्दीन खिलजी तो नियंत्रित दाम और राशन की शुरुआत किया था। जो अभी जो राशन वगैरह मिलता है तो राशन के दुकान पे मिलता है ना वो, तो ये सब पूरा जो व्यवस्था था यही स्थापित किया था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो दास राजवंश को उखाड़ फेंकने वाला ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास गुलाम राजवंश से संबंधित है? तो इल्तुतमिश, मतलब गुलाम राजवंश से संबंधित है इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया, अंतिम में वह सफल रहा था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? अलाउद्दीन खिलजी किया था। अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद किन विषयों की समीक्षा की गई इसमें? तो भारतीय गणित, भारतीय इतिहास, भूगोल और खगोल विज्ञान, दर्शन सभी चीज़ का इसमें उल्लेख है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही आंसर जो लगाया गया है। टिक यहाँ पे इसलिए लगाया गया है कि ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग के करना है यहाँ पे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो सके, इसलिए यहाँ पे टिक लगा दिया गया है। अलबरूनी का पूरा नाम? तो अबू रेहान मोहम्मद, अबू रेहान मोहम्मद अलबरूनी का पूरा नाम। नेक्स्ट, अलबरूनी के अनुसार अंतर्जय मतलब चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे कौन कौन? तो चतुर्वर्ग के नीचे के वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया, ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, ब्याग, जुलाहा, सभी को मतलब 4 जो वर्ण है ना उसके नीचे रखा जाता था। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद जो अलबरूनी लिखे थे उससे। वह हिंद का युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ा जाता था? वह हिंद के युद्ध लड़ा गया था महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था इसने अस्थाई सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले अस्थाई सेना रखा था। इसके पहले सब भाड़े का सेना होता था और युद्ध हुआ तो सेना आया और फिर अपना युद्ध खत्म हो गया तो उसका जॉब खत्म। अस्थाई सेना यही रखा था सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियत किए। आगे कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसके सैनिकों को नगद वेतन दिया। ये दोनों सही है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था। हाँ, ये भी हुआ था, मतलब सब सही है यहाँ पे। कह रहा है दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख की अधिराज में आना स्वीकार किया? तो खिजर खां सैयद। निम्नलिखित में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था? तो सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रजियत सुल्तान के संबंध में असत्य है? तो
सत्य वाला सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, क्या सत्य है भाई रजिया सुल्तान के संबंध में। तो इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। सही बात। 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनी थी और उसने हबसी सरदार मलिक याकूत को नायब मल्लकीत के पद पर नियुक्त किया था। मतलब यही पूरा देख रेख, ऐसे तो रजिया सुल्तान थी, शासका थी, लेकिन काम ज़्यादा यही देखता था, नायब मल्लकीत। चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे, क्योंकि ये गलत है, गलत का हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा कथन बलबन के संबंध में गलत है। तो गलत हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, तो सही क्या है बलबन के संबंध में। उसने चालीसा दल मतलब चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन कर दिया था। मतलब 40 दल का जो एक सामंत होता था, सामंतों का एक समूह था, इसे सब खत्म कर दिया। कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाया था बलबन। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किया बलबन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम है, तो यहाँ पे आप लोग का एक ट्रिक बता देते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक है गुलाब खिला तू शायद लोगी। तो दिल्ली पर शासन करने वाला जो वंश है ना, उसका एक क्रम है, गुलाब खिला तू शायद लोगी। मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, लास्ट लोधी। यहाँ पे गुलाब खिला मतलब खिला से खिलजी बस याद रखिए। तू से तुगलक वंश, अच्छा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ऐसे याद रखिएगा, सबका अलग अलग। गुलाम वंश हो गया, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सैयद से सैयद वंश और लोगी से लोधी वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश 1, खिलजी 2, तुगलक 3, सैयद से सैयद हो गया 4 और लोधी 5। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश। तो इसमें सबके करना है, कैसे कैसे करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन से तो सबसे पहले हो जाएगा कची गुलाब खिला तू शायद लोगी, तो यहाँ पे मिलाएंगे हम लोग। तो गुलाम वंश 1 में है, तो 1 है। अच्छा 2 में क्या है, खिलजी वंश, तो 1 2 मिल रहा है, तो ए में मिल रहा है और बी में मिल रहा है, दोनों में 1 2 मिल रहा है। अच्छा, और तू मतलब तुगलक मैंने 5 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, 5 नंबर बी में है। 1 2 5 फिर 4 3। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसलिए क्या आप लोग याद कर लीजिएगा, गुलाब खिला तू शायद लोगी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी के आक्रमण का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो क्या परिणाम नहीं हुआ था, तो क्या हुआ था ये पहले जानेंगे। तो कह रहा है भू राजस्व, यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग जो सही है। भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप में शासक के हाथों में केंद्रित हो गया। भू राजस्व से जितना भी पैसा आएगा प्रत्यक्ष रूप से राजा के हाथों में अब केंद्रित होगा, उस मतलब उसके कंट्रोल में डायरेक्ट होगा, राजा के कंट्रोल में। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, ये दोनों हुआ था, मोहम्मद गौरी सब किया था। आगे बढ़े हम लोग। तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से क्या कारण हुए। मतलब क्या कारण थे कि तुर्क राजपूतों को पराजित किया। तो कारण था कि उसके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, काफ़ी अनुदार थे और पृथकवादी थे यहाँ समाज राजपूतों का। दूसरा है असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था थी यहाँ पे, ये भी बहुत बड़ा कारण बना, मतलब एकता नहीं हो पाया। फिर है तीसरा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भी कारण था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उतना उन्नत नहीं था यहाँ पे, सब परंपरागत जो भी हथियार था यहाँ पे था, इसलिए यह पराजित हुआ। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है। तो यहाँ पे गुलाम वंश वाला सही अनुक्रम क्या है, तो यहाँ पे है पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह,
फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान। मतलब 1, 4, 2 और 3, मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम लोग, अलाई दरवाज़ा में से किसका मुख्य द्वार, कह रहा है कि अलाई दरवाज़ा इस समय से किसका मुख्य द्वार है, तो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार को कहते हैं अलाई दरवाज़ा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे, सुमिलित करना यहाँ पे। तो हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला मुख्य कर क्या कहलाता था, खराज कहलाता था। युद्ध की लूट में राज का 1/5वां भाग, युद्ध के लूट में राज का 1/5वां भाग ही खुम्स कहलाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, तो मुस्लिम जितना जो भूमि कर देता था मुस्लिम लोग, वो उस्र कहलाता था। और मुस्लिम पर लगने वाला धार्मिक कर था, उसको ज़कात कहते थे। आगे, इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है, तो सत्य क्या है भाई, इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य है, तो क्रूर और निरंकुश शासक था ये इब्राहिम लोदी, अफगान अमीरों के खिलाफत था ये रहता था। और क्या था ये और ये सही है, ए पी सही है। ये क्या था, दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। चलिए, यानी कि 1, बी और डी सही है और सी है वो सत्य नहीं है, मतलब आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि पूछ रहा है सत्य नहीं है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो के संबंध में यहाँ पर भी हम लोग पढ़ लेंगे क्या सत्य है, जे वाला इनमें से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या सत्य है, तो इनमें से सभी सत्य है। वे अमीर खुसरो थे ना, जो वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया यही बोले थे सबसे पहले, दिल्ली अभी दूर है। अच्छा, निजामुद्दीन औलिया। आगे कह रहा है कि वे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे और उन्होंने भारत वाद्ययंत्र बीना और ईरानी वाद्ययंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। कौन सा, अमीर खुसरो किया था। अच्छा, एक चौथा भी है, उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार यही किए थे, अमीर खुसरो। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे, तो दुर्बल प्रशासन भी था, तैमूर का आक्रमण था और अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव था। निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था, तो मोहम्मद गौरी क्या था, जो द्वितीय तुर्क आक्रमण यही किया था, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश का था, संसवनी वंश का था, संसवनी वंश का था मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मोहम्मद गौरी को शहाबुद्दीन मतलब धर्म का ज्वलंत नक्षत्र, या मोइजुद्दीन, या मोहम्मद बिन शाम, ये तीनों कहा जाता है। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया, तो मुल्तान करमाथी शासक जो था मुल्तान का, उसी के विरुद्ध किया था सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने आक्रमण। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया, तो सोलंकी शासक भीम द्वितीय थे, ये मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिए थे। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल में क्या था, तो भटिंडा ताबरहिंदा जिसको कहा जाता था, इसका ताबरहिंदा का भटिंडा क्षेत्र। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण नहीं था तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए थे। मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में युद्ध हुआ था, किस नाम से जाना जाता है युद्ध, तो चंदावर का युद्ध कहलाता है। चंदावर के युद्ध में दोनों के बीच हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच। नेक्स्ट, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण, तो पंजाब के खोखर के विरुद्ध था अंतिम आक्रमण। नेक्स्ट, 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग देते हैं। तो 80 में कह रहा है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया, बाद में होने वाला आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन था, तो B.A. स्मिथ ही बोले हैं। मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय और बंगाल विजय एवं असम विजय किया, तो इख्तियारुद्दीन
मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, मतलब बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, यही तीनों पर विजय प्राप्त किया था। भारत में मुस्लिम राज के संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज के संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक तो रामचंद्र देव। नेक्स्ट, जब उसने रजा से प्राप्त किया तो कह रहा जब उसने रजा से प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था। सल्तनत काल में भू राजस्व के सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी तो चौधरी को कहा जाता था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो सैयद वंश का। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया? तो फिरोज तुगलक। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का क्या कारण था? तब मुसलमान, मतलब बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट किया था। तबगात ए नासिरी के लेखक तब मिनहाज उल सिराज। अलाई दरवाज़ा के निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गया था? जफर खान। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो 1, 3, 4 मतलब खराज, उस्र और मुक्तई, सब भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर, भूमि से जो भी उत्पादन हुआ उस पर लगता था ये तीनों कर, खराज, उस्र और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो। तुगलकनामा अमीर खुसरो। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? तब प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुआ था। कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जित्तल किन धातु से बनाए जाते थे? चांदी और तांबा से। यहाँ पे 2 बार चांदी दे दिया है। नेक्स्ट, अमीर को ही मतलब कृषि विभाग नामक के नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली की विकास में। तैमूर लैग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल के 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कुछ से करें। तो 2 मुद्राओं का पता, तो एक जित्तल और एक टंका। इस सल्तनत काल के 2 मुद्रा था, जित्तल और टंका। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तो तुर्कों ने शुरू किया था। नेक्स्ट, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? तो महमूद गजनवी के सिक्का जो होता था उसका एक तरफ संस्कृत में लिखा हुआ रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था गाजी मलिक। कह रहा है कि जवाबित राज्य कानून को कहा जाता था। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्सर्ग हुआ? तो तुगलक। नेक्स्ट, यहाँ पे कथन और कारण है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। सही है, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के लिए था। आगे, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में नहीं करना चाहता था, सिर्फ लूटना चाहता था, धन लूटने के लिए गया था, कब्जा में करने के लिए नहीं गया था। मतलब 2 गलत है, 1 सही है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, 110 नंबर देखेंगे हम लोग। यहाँ पे मिलान करना सूची 1 से सूची 2 को, मतलब एक है लेखक, एक है पुस्तक। तो यहाँ पे सबसे पहले है जियाउद्दीन बर्नी। तो जियाउद्दीन बर्नी हो गया। तारीख़ फिरोज शाही। अच्छा, हसन निजामी। तो हसन निजामी हो गए ताजुल मासिर। मिनहास उस सिराज तो तवाक़ नासिरी। और याकीब बिन अहमद सरहिंदी तारीख़ मुबारक शाही। नेक्स्ट, तौल की सबसे छोटी इकाई रत्ती। अभी भी हम लोग कहते हैं थोड़ा एकदम सबसे छोटा होता था उसको रत्ती भर, तो यही से आया है
रत्ती भर बोलते हैं ना अभी, इसी से आया। तो तौल की सबसे छोटी इकाई पहले रत्ती हुआ करता था इसके शासनकाल में। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इब्न बतूता। डाक व्यवस्था के बारे में बहुत विस्तार से बताया है इब्न बतूता का बुक में। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? तो 1492 में। बहुत खूंखार था ये, बहुत रक्तपात किया था। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपने प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक बोला था। दिल्ली के सुल्तान बलबंत का पूरा नाम कौन सा बलबंत? तो गयासुद्दीन बलबंत था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा जो थे इनका विरोध किए थे। नेक्स्ट, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो हुमायूं का मकबरा भारतीय और फारसी वास्तुकला का उदाहरण है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान एक खैरात मतलब दान विभाग स्थापित किया था, वह था फिरोज तुगलक। कह रहा निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सिकंदर शाह ने मतलब द्वितीय सिकंदर को उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुतवाने वाला भारत का पहला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। सैयद उल सलातीन की उपाधि धारण किया था फिरोज शाह तुगलक। निम्नलिखित में से किसे कुरान अखवा माने कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। किस सुल्तानकालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड की संज्ञा दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया है। नेक्स्ट, कह रहा है कि ईश्वर का अभिशाप कहता था, अपने आप को बोलता था ईश्वर का अभिशाप। ये चंगेज खां बोलता था, अपने आप को ईश्वर का अभिशाप बोलता था। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर मतलब स्वीकृति पत्र या माना विशेष पत्र प्रदान किया? तो मंसूर प्रदान किया था इल्तुतमिश को, बगदाद के खलीफा। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा तो इल्तुतमिश। दिल्ली के राजगद्दी पर अफगान शासकों ने शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। यह एक सीरियल नंबर से काल है अफगान शासक का। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक तो नासुद्दीन महमूद हो गए। ये मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सिर्फ कौन, ये हम लोग पढ़ेंगे। सही है कि फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवान ए बंगदान स्थापित किया था। दीवान ए बंदगान स्थापित किया था कौन? फिरोज तुगलक। किसके लिए? गुलामों के लिए। अच्छा, आगे कह रहा है कि कथन और कारण। तो कथन कारण है तो मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा। सही है, स्वर्गद्वारी नामक एक शिविर में रहा था ये 2 वर्ष तक दिल्ली छोड़ने के बाद। और उस समय दिल्ली एक प्रकार से प्लेग से बर्बाद हो गया था और बहुत से लोग मर गए थे, इसीलिए दिल्ली छोड़ दिया था। और एक शिविर था स्वर्गद्वारी नाम का, यहीं में रहता था, ये प्लेग के डर से रहता था यहाँ पे। नेक्स्ट, वन 136 नंबर करेंगे हम लोग। चंगेज खां के अधीन एक मिनट चंगेज खां के अधिक मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही है? तो इसमें आ जाएगा सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित ही पढ़ेंगे सिर्फ हम लोग। दीवान बंदगान तो तुगलक।
सल्तनत काल में फवाजिल, फवाजिल का अर्थ था कि इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि को फवाजिल कहा जाता था सल्तनत काल में। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़ा जाल का निर्माण किया तो फिरोज तुगलक। पाकिस्तान जो है या नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को, क्योंकि यही जो फिरोज शाह तुगलक है यहाँ जाल बिछा दिया था पूरा ही क्षेत्र में। पाकिस्तान का जो क्षेत्र है पहले भारत में ही हुआ करता था और उस क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा दिया था और काफ़ी जो क्षेत्र थे एकदम उपजाऊ बना दिया था इसको। वर्तमान में इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है। नेक्स्ट 140 नंबर कथन कारण यहाँ पे भी आ गया है। तो प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। हाँ, भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, सही है। अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। हाँ, अपनी शक्ति को समेत करने के लिए बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया। तो उपाधि का नाम है जिल ए इलाही। मतलब जिल ए इलाही किसे कहा जाता था? तो बलबन को। बलबन मतलब जो एक उपाधि लिया था जिल ए इलाही को। अकबर को भी ये उपाधि मिला था जिल ए इलाही, बलबन को भी। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नसरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का मकबरा निर्माण करवाया? और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता भी इसे कहा जाता है। इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकिन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना थी, कहाँ स्थित है? तो स्थित है जोधपुर में, नागौर है, नागौर जोधपुर में। नेक्स्ट, किसी ने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी यानी 40 दल का गठन किया था, इल्तुतमिश किया था। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर प्रमुख प्रतिद्वंदी था? तो बलबन के एकदम रहता था विरोध में इमामुद्दीन रेहान। कह रहा निम्नलिखित में से किसने चहलगामी 40 दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो बलबन इसको ख़त्म कर दिया था। इल्तुतमिश स्थापना किया, गठन किया और बलबन ख़त्म कर दिया था चहलगामी को, मानी 40 दल वाला। किसने सल्तनत काल में लखनऊती, बंगाल की राजधानी थी लखनऊती में तुगलक खां का विद्रोह और दमन किया? तो बलबन ने वित्त विभाग दीवाने वजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आजिर यानी अर्ज की स्थापना किया, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। यही इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट, किसी ने राज दरबार में सिजदा माने घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, जो कभी कभी सीरियल वगैरह में अभी भी देखते होंगे कि घुटना पर बैठ के और शीश नवाया जाता है, तो ये सिजदा प्रथा कहलाता है। तो वही सिजदा और पाबोस माने पाँव को चूमना, ये परिपाटी चलाया था बलबन ही कि बलबन के पास जो भी आता था और सबसे पहले एक घुटना पर बैठ के अपना जो सिर है उसको नीचे करता था और राजा को पाँव को चूमता था। ये प्रथा चलाया था सिजदा एवं पाबोस बलबन चलाया था। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? तो अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था और दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह एक किससे संबंधित था? बलबन को। एकदम कॉन्सेंट्रेट और ये रहता था और काफ़ी डिसिप्लिन था इसके साथी में, राज दरबार में रहता था और क्या था, ना खुद हंसता था न किसी को हंसने देता था। हंसी मजाक ये सब फालतू यहाँ उसके दरबार में नहीं होता था और काफ़ी गंभीर शासक कहलाता है ये बलबन। निम्नलिखित में से किसने कैलूगढ़ी माने किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसने अपनी राजधानी बनाया? उसको कैलूगढ़ी को राजधानी कौन बनाया था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नेक्स्ट, करा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासन काल में घटी घटनाएं कौन सी थीं? तो कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विरोध, और दिल्ली के एक दरवेश
सीदी मौला का षड्यंत्र और उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, जिसे नया जो मुसलमान में जो को अपनाता था उसे नया मुसलमान कहा जाता था। एवं उसके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाया था। जो भी मुसलमान को अपनावेगा उसके लिए एक बस्ती आल के बसाया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को जाता है? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरसास्प नाम था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम नहीं था अली गुरसास्प। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से किसे खरीदा गया? खंबात से खरीदा गया था। और बाद में दक्षिण भारत का विजय का नेतृत्व यही किया था मलिक काफूर। ये थर्ड जेंडर का था। खंबात इस मतलब एक तरह से खंबात की खाड़ी है ना गुजरात की, दक्षिण गुजरात के पश्चिम वाला, तो वही खंबात की खाड़ी से इसको खरीदा गया था। और जब दक्षिण में दक्षिण में अभियान किया अलाउद्दीन खिलजी, तो इसी को नेतृत्वकर्ता बनाया था मलिक काफूर को। इसी के 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए 1000 दिनार में मलिक काफूर कहा जाता है। मलिक काफूर का 1000 दिनार कहा गया, ठीक है, 1000 दिनार में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो 1307 से 1312 ईस्वी के बीच किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। सभी को पराजित करते गया ये, पहले देवगिरी को या फिर बरंगल को, फिर होयसल को, फिर मदुरा को। मदुराई को मदुरा लिख दें पे। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा और रायन मतलब राजाओं का राजा की उपाधि दिया और गुजरात का नवसारी जिला उसके राज में शामिल करवा दिया? तो देवगिरी के शासक रामचंद्र को रखा था ये। नेक्स्ट, दक्षिण अभियान कह रहा, दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? जब दक्षिण अभियान किया था मलिक काफूर तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसे प्रदान किया था। कौन था? प्रताप रुद्रदेव था ना ये। और फिर यही फिर मलिक काफूर ले जाके प्रताप रुद्रदेव से लिया मलिक काफूर और जाके फिर इस अलाउद्दीन खिलजी को ही दिया था भेंट स्वरूप। किसने कहा था? कह रहा है नेक्स्ट में 162 नंबर में, किसने कहा था कि मैं ऐसे आदेश देता हूं जो राज के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं? ये अलाउद्दीन खिलजी बोला था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के शासक विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क कह रहा, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान, मैंने ये भी चाहता था कि सिकंदर महान जिस प्रकार से विश्व विजय किया हम भी विश्व विजय करेंगे, लेकिन अलाउल मुल्क से रोक दिए थे। किसने 4 अध्यादेश जब्ती, गुप्तचर प्रणाली के गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर सब पाबंदी लगा दिया था? 4 अध्यादेश लाया था, जब्ती और गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और मद निषेध, दिल्ली में एकदम रोक लगा दिया, मतलब मद पे शराब पे, और अमीरों के मेल मिलाप जो होता था वो सब नहीं होगा। ये सब किया था अलाउद्दीन खिलजी किया था। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान रियासत मतलब वाणिज्य मंत्रालय, अभी का जो वाणिज्य मंत्रालय है वो मतलब दीवान रियासत हुआ करता था, इसका स्थापना किया था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, किसने सैन्य शासन कह रहा है, किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग है घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना, जितना भी अपना घोड़ा होता था सबका अपना अपना चिन्ह होता था, इसके राज का घोड़ा का अलग अपना एक चिन्ह था, सब घोड़ा पर लगा दिया जाता था। एवं हुलिया सैनिक का पहचान चिन्ह, मतलब कि मेरा ही सैनिक है, इसके लिए सब को एक गुप्त पहचान चिन्ह दिया जाता था। ये अलाउद्दीन खिलजी ने ही यह प्रथा स्टार्ट किया था। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही। पहले भूमि दिया जाता था सैनिकों को,
कि अपना जो भी राजा के दरबार में रहा तो अपना खाया पिया, जो मतलब रिटायर हुआ तो भूमि अपने दे दिया जाता था, उसी में अपना खेती बाड़ी कीजिए, अपना रहिए। लेकिन फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या किया कि नगद वेतन देना शुरू यही किया था अलाउद्दीन खिलजी हैं। एक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक, दो अस्पा दो घोड़ा वाला सैनिक प्रथा यही स्टार्ट किया था। एक अस्पा और दो अस्पा दोनों अलाउद्दीन खिलजी ने हैं। नेक्स्ट 169 में हम लोग जाएंगे तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सभी सही है यहाँ पे। तो भूमि अनुदानों की समाप्ति, मैंने भूमि अनुदान के समाप्त कर दिया था। मुकदमा खुत्तों चौधरियों के विशेषाधिकारों को समाप्ति एवं दीवान ए मुस्तकराज की स्थापना किया था। विश्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर एवं सकल उत्पाद का 50% खराज निर्धारित किया था। चलिए अब क्या किया था? जक़ात जजिया खुम्स गनीमा की नई दर निर्धारित किया था। अच्छा, सराय अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? सराय अदल वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था ये सराय अदल। दिल्ली स्थित सीरी का किला एवं हजार सतून राजमहल, हजार खम्भों वाला जो राजमहल है जिसको हजार सतून राजमहल कहा जाता है, का निर्माण यही करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने ही। कह रहा है कि किसने रस्म ए मियाम मतलब बीच का रास्ता एवं तरीक ए दाल सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई थी गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट कह रहा है कौन सा सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गया था? तब गयासुद्दीन तुगलक के हो गया था मृत्यु, लकड़ी से बना स्वागत भवन था और इसी के गिरने से हो गया था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, और सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खान था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका शासन बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट कह रहा है कि मिलान करना यहाँ पे, तो मिलान कीजिए। तो कह रहा है कि एक तरफ है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में स्वतंत्र हुए राज्य एवं नवस्थापित राज्य। तो पहला है मदुरा माने बाबर, तो जलालुद्दीन एहसान शाह को दिया गया था। विजयनगर दिया गया हरिहर एवं बुका पर शासन। वारंगल कन्हैया, बहमानी हसन गंगू। माने यहाँ मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये सब आज़ाद हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये चारों जो राज था वो आज़ाद हो गया था, और इस सब के जगह पे जैसे मदुरा के शासक थे जलालुद्दीन एहसान शाह, विजयनगर के हरिहर बुक्का, वारंगल के कन्हैया, बहमानी का हसन गंगू, ये चारों आज़ाद हो गए थे अपने राज को लेकर। मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो मेरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह युक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक का। इसीलिए क्योंकि एक जगह जाता था तो दूसरा आज़ाद हो जाता था, और दूसरा जगह जाता था तो तीसरा अपना स्वतंत्र हो जाता था, इसीलिए यह बात कहा था। 179 नंबर में आएंगे हम लोग। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ जिसमें चरम परिणति 1347 में बहमानी राज की स्थापना हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुआ? थट्टा में। राजशेखर एवं जीन प्रभात सूरी जैसे जैन विद्वानों किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? यानी राजशेखर और जीन प्रभात सूरी दो गो थे जैन विद्वान, इसको किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाया? तब फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने सेना को नगद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर दिया? तो फिरोज तुगलक। नगद वेतन देना जो शुरू किया था इसको ही समाप्त कर दिया फिरोज तुगलक। और फिर नगद समाप्त करके फिर वही भूमि देने वाला और
धन कभी कभी मतलब कोई अगर विशेष वैसा रहता था विशेष अभियान में, तो एक बार धन दे दिया। विशेष अभियान जैसे सैनिक अभियान हुआ तो सब सैनिक ले गया तो उसको धन दे दिया ढेर सारा एक बार, या भूमि दे दिया, यही सब करने लगा। लेकिन नियत एक होता है मंथली जो वेतन मिलता है उसे सब ख़त्म कर दिया फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही लिखा? तो फिरोज तुगलक ने लिखा था। किस सुल्तान ने हासिल ए सर्व या हक ए सर्व मैंने सिंचाई का नामक नया कर लगाया था? फिरोज तुगलक। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो दार उल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था। मोहम्मद बिन तुगलक था ना, जो एक खैराती अस्पताल का स्थापना किया था, उसका नाम रखा था दार उल सफ़ा। अच्छा, कह रहा है कि किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी प्रचलन किया? तो गज ए सिकंदरी सिकंदर लोदी प्रचलन किया था, प्रचलन में यही लाया था सिकंदर लोदी, गज ए सिकंदरी को। आगे कह रहा है किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति? मोहम्मद गौरी का जो सिक्का था उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी होती थी, क्योंकि उस समय भी माना जाता था कि देवी लक्ष्मी हैं जो धन दौलत की देवी हैं, इसलिए मोहम्मद गौरी भी अपने सिक्का के पीछे देवी लक्ष्मी की आकृति लगाता था। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का। यहाँ अपना सत्ता से हटाने में इसी तुर्कों का हाथ था, दिल्ली के सत्ता से हटाने में रजिया बेगम को। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अच्छा, कौन सा सही है जो? तो वह मोरक्को का यात्री था। ठीक है, ये मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। 14वीं सदी में इस उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताबुल हिंद में अपने अनुभवों को वृत्तांत दिया। नहीं, गलत हो गया। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। हाँ, दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था इसको चीन। 1 और 3 सही। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया? तो फिरोज तुगलक लगाया था, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था फिरोज तुगलक। लास्ट क्वेश्चन आज का, चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तो तेमुचिन। चंगेज खां का मूल नाम तेमुचिन। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही। और इसके बाद है मुग़ल, क्योंकि 1206 के पहले का हम लोग सब पढ़ चुके हैं। 1206 से फिर 1526 देखते हैं कहाँ तक हुआ है। 1 मिनट। आज हम लोग सल्तनत काल पूरा ख़त्म कर लिए। सल्तनत काल ख़त्म करने के बाद इसके बाद हम लोग आएंगे यूरोपीय जो आक्रमण हुआ भारत पे, वहाँ आएंगे हम लोग, क्योंकि अब हम लोग आधुनिक भारत में प्रवेश करेंगे। देखिए 1526 ईस्वी तक के हम लोग कवर कर लिए, 1526 ईस्वी के पहले तक। इसके बाद पानीपत के युद्ध होगा, बाबर आएंगे और बाबर आएगा और वही पानीपत का प्रथम युद्ध करेगा और फिर मुग़ल साम्राज्य का स्थापना करेगा। तो मुग़ल चूँकि एनसीईआरटी के बुक से हटा दिया गया है, तो मुग़ल एनसीईआरटी के बुक से हटा दिया गया है, तो इसके बारे में अब हम लोग इसको पढ़ेंगे भी नहीं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आने का संभावना अब कम ही है 1526 के बाद उधर। इसीलिए हम लोग सिर्फ अब आधुनिक भारत में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन पूरा इतिहास का आधुनिक भारत ही है। इसलिए हम लोग उसको ढंग से करेंगे, अब आधुनिक भारत को और भी ढंग से। तो आप लोग इसे पसंद करते हुए थोड़ा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।